भारत न्यूज चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, खैर मकदम और इस्तकबाल करते हुए आज मैं हूं गौतम राणे सागर आपके सामने उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम आईना, लेकर कार्यक्रम सोच बदलो देश और आज इस मुद्दे पे बात करेंगे। कलमा आता है शियाओं के बदनामी ना करा। उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध को लेकर के है। अपराध पूरी तरह से चरम पे है, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सेफ नहीं है। जो जितने दिन उत्तर प्रदेश में आसानी से जी ले, जीवन काट ले, वो मान लीजिए उसके लिए उसके जीवन का अहोभाग्य है, उसके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई भी सुरक्षित नहीं है और आलम ये है जिनको सहाफी कहा जाता है, पत्रकार कहा जाता है, जिनसे कभी पुलिस डरा करती थी, घबराती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कारनामों को दिखा दिया जाए। और जब कारनामों को दिखा दिया जाएगा, जब कारनामों को दिखा दिया जाएगा तो आवाज आ रही कि नहीं आप लोगों को? जब कारनामों को दिखा दिया जाएगा तो उनकी छीछालेदर हो सकती है, ऐसा मत था। लेकिन परिस्थितियां अलग बदली है। अब तो ये आलम है कि छोटे छोटे पत्रकारों की बात छोड़ दीजिए, विक्रांत जोशी जैसे पत्रकारों की जो कल हत्या हो जाती या सोमवार को रात में हत्या हो जाती है, उस समय मारा जाता है, मौत उसकी आज सुबह हॉस्पिटल में हो जाती है। उनको बात तो तब शुरू होती है। आवाज आ रही कि नहीं आप लोगों को? बात तो तब शुरू होती है जब बीबीसी का पत्रकार भी नहीं बचता है और वो बीबीसी का पत्रकार जो थाने में ये पता लगाने जाता है कि फर्जी तौर पे क्यों डिटेन करके रखा गया है। क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश की धरती पे थानों में फर्जी तौर पे डिटेन करके रखा जा रहा है या फिर ये फर्जी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं? उन्हें शायद भरोसा नहीं था उन महोदय को। दिल और नवाज दोनों लेकर के पहुंच गए थाने में और उन्होंने अपने पासा का पासा फेंका, थानेदार को अर्दब में लेने की कोशिश की कि भाई क्यों एक शहरी को, एक नागरिक को यूं खामखा तंग किया जा रहा है। तो शायद उत्तर प्रदेश की पुलिस का उनको चस्का नहीं लगा होगा और वो भी तब की पुलिस का चस्का नहीं लगा होगा जो योगी की पुलिस हो गई हो, सरकार की नहीं, योगी की पुलिस हो गई। और उठा करके जब उसी यसो ने उनको खुद को अंदर कर दिया, तब उनको पता लगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश की धरती पे ऐसा ही कुछ होता है। अपराधी पूरी तरह से मस्त हैं। अपराधियों को किसी भी तरह का डर नहीं है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुखिया थे, उन्होंने कहा था कि हमने पूरे अपराधियों को सफाया कर दिया और ऐसे अपराधियों को जो इनको नहीं सफाया कर पाए वो जेल के अंदर पहले से। और ऐसे ऐसे अपराधी भी बचे रहे जो उनकी ही पुलिस के 10-10 लोगों का काउंटर कर देते हैं, जो उनके उसका इनकाउंटर करने जाती है। और आज भी ऐसे अपराधी पड़े हैं जिनके ऊपर 70 मुकदमे हैं और कम से कम 50 मुकदमे मर्डर के हैं। आज भी ऐसे लोग पड़े हैं। लेकिन लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड आया है, ट्रेड एम्प्रोबिटी, इसका मतलब होता है नस्लीय बेईमानी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जातवाद के आधार पे बेईमानियां शुरू हो गई हो और उनको अपराधी को वो अपराधी मानने के लिए तैयार नहीं है, जैसा कि कई मर्तबा लोगों ने कहा है, कई कोर्ट ने भी कहा है। एक तो जजमेंट आया था हाई कोर्ट राजस्थान का, जिसमें एक ट्राइबल का रेप हुआ
बल्कि ओबीसी की वो महिला थी, रेप हुई, और उस रेप महिला पीड़ित को कोर्ट ने ये कहा, चूंकि जो रेप करने वाले थे वो ब्राह्मण कम्युनिटी के थे, तो कोर्ट ने ये कहा कि ये किसी ओबीसी के महिला के, शूद्र की महिला का रेप कर ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को भी शायद यही लगता है कि जो लोग द्विज हैं या जो विप्र हैं, विप्र कभी भी कोई अपराध कर ही नहीं सकता, और तब तक नहीं कर सकता जब तक उनके पुलिस वालों को न मार दे। ये आलम है। जिस तरह से विक्रांत जोशी को मारा गया, और आलम यह है विक्रांत जोशी को मारे जाने की वजह क्या है कि वो व्यक्ति अपनी, उसकी भतीजी के साथ छेड़खानी होती है, तो उस छेड़खानी की रिपोर्ट लिखाना चाहता है। अब ये आलम है कि अपराधी बलात्कारी खुलेआम घूमते रहेंगे, और कोई एफआईआर कराने की कोशिश करेगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये है उत्तम प्रदेश, जिसको यहाँ की सरकार कहती है उत्तम प्रदेश हमने बना दिया, अपराध मुक्त बना दिया। हमें लगता है कि शंकर जी का शायद ये श्रावण मास का समय है, शंकर जी को थोड़ा अपना तीसरा नेत्र खोलना चाहिए, और ऐसे भक्तों को अपनी बूटी तो कम से कम नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये बूटी शायद वो संभाल पाए, उनके भक्त नहीं संभाल पा रहे हों, इसीलिए उस बूटी के नशे में कुछ का कुछ बोल जाते हैं। तो हम इस पे सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे बीच में यूनुस मोहानी साहब जुड़े हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना हसरत मोहानी साहब के वंशज हैं। हमारे बीच में खुशबू गौतम जी जुड़ी हैं, और दोनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी स्वागत के साथ मोहानी साहब, सबसे पहला प्रश्न हम लेकर के आपके पास आ रहे हैं। आप अपना ऑडियो खोल लीजिए। आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी आतंकवाद ने आतंकवाद और अपराध को रिप्लेस कर दिया है क्या? जी मोहानी साहब। देखिए, सरकारी तंत्र का जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है, और इस भ्रष्टाचार की वजह से जो मेन यहाँ यूं कहें कि सरकारी आतंकवाद कह दें, भ्रष्टाचार दरअसल आतंकवाद का रूप धारण कर चुका है। जो बड़े आतंकवादी हैं वो सत्ता के गलियारों में महफूज हैं, जो छोटे बेचारे अपराधी हैं वो एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। यानी बड़ी मछलियां जो हैं वो हर जगह सेफ हैं। यही वजह है कि पत्रकारिता या तो गुलाम बन गई है, या फिर कहीं मुखर होती है तो लाश में बदल जाती है। अभी जोशी जी का जो मामला गाजियाबाद में हुआ, वो बिल्कुल साफ तौर से बताता है कि या तो समर्पण कर दीजिए, और यदि आप समर्पण नहीं करेंगे तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं है। जैसे लोकतंत्र नहीं, भीड़ तंत्र चल रहा है। कहीं पर भी मॉब लिंचिंग हो जा रही है, किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, थानेदार ऐसे हो गए हैं कि वो एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं अपने ही थाने में। इस तरह की जो भी बातें सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि जब तक प्रदेश का मुखिया वो व्यक्ति नहीं होगा जिसका कहीं आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, कम से कम वो ऐसा व्यक्ति तो ना ही हो कि जो अपने ऊपर लगे मुकदमों को हटा देता हो, कम से कम ऐसा तो होना ही चाहिए। जब तक राजनीतिक शुचिता नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यवस्था सुधरने वाली है। ऐसे ही हत्याएं होती रहेंगी, ऐसे ही लोग मारे जाते रहेंगे। आज कोई पत्रकार मारा जाएगा, एक तो पत्रकारों की एक मंडली नई पैदा हुई है कुकुरमुत्तों की तरह। मैं उनकी भी भर्त्सना करता हूं कि जो जाते हैं, जो सिर्फ उगाही के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता के नाम पर दलाली का जो फंडा है वो भी कहीं ना कहीं इसकी जड़ में है, लेकिन वहीं पे एक समर्पण की भावना है पत्रकारों में। जो समर्पण कर देते हैं वो
अगर बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो राज्यसभा का टिकट पाते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, वो एमएलसी बनते हैं, वो एमएलए बनते हैं और मंत्री बन जाते हैं। और जो समर्पण नहीं करते हैं वो जेल भेजे जाते हैं, या तो वो जेल में रहते हैं, या फिर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, या फिर रिजिग्नेशन ले लिया जाता है। ऐसे कई एक उदाहरण भारत की मुख्य धारा की जो मीडिया है उसमें अभी नजर आ रहे हैं। चाहे वो प्रसन्न वाजपेयी का उदाहरण हो, चाहे आशुतोष जी स्वयं रहे हो, चाहे इस तरह के कई नाम लिए जा सकते हैं जिनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया है। ये व्यवहार सिर्फ इसलिए है कि सत्ता के चरणों में सर झुकाइए, और यदि आप सत्ता के चरणों में सर नहीं झुका सकते और सच के साथ खड़े रहना चाहते हैं तो मौत आपके सर पर मंडरा रही है। यानी कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, संविधान की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक शब्द में कहा जाए तो कानून का राज नहीं, गुंडा राज व्याप्त है। जी जी। मानी साहब, खुशबू जी, आप कैमरा अपना ठीक करिएगा, आपके चेहरा नहीं दिख रहा, पूरा घर तो दिख रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा है, तो कैमरा ठीक करिए। और आपके पास ही हम प्रश्न लेकर के आ रहे हैं खुशबू जी। खुशबू जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी खुशबू जी, सर, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। खुशबू जी, हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस समय मोहानी साहब ने जो एक तरह से अपने बयान में एक प्रश्न सा किया है उन्होंने, और प्रश्न ये है कि इस प्रदेश में जो सीधे साधे लोग हैं उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करके, और जिनके खिलाफ वास्तविक मुकदमे दर्ज थे उनके खिलाफ से मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। और ये हमेशा उस देश में होता है, उस प्रदेश में होता है जिस देश का मुखिया अपने खिलाफ लगे मुकदमे को वापस ले, जिस प्रदेश का मुखिया अपने खिलाफ लगे मुकदमे वापस ले, अपने नायब के मुकदमे वापस ले, और जो खुलेआम डीएसपी को दौड़ा दौड़ा करके मार डालता हो उसके खिलाफ भी मुकदमे जो हो वो वापस लोए। और एक इंस्पेक्टर को जो बुलंदशहर में खुलेआम गोली मार दी जाती है और सीना चौड़ा करके गोली मारने वाला व्यक्ति कहता है कि हाँ, हमने इंस्पेक्टर सुबोध सिंह का रिवॉल्वर छीना और उससे हत्या की है, इसका वध किया है। ऐसे लोगों को कोर्ट कोर्ट बकायदा जमानत भी दे देती है, और जब जमानत दे देती है तो निर्लज्ज पार्टी वो आकर के, जिसको भाजपा कहते हैं, जब वो बाहर जमानत पे आता है तो आकर के फूल मालाओं से उसका खूबसूरत से खूबसूरती से स्वागत किया जाता है। तो क्या ये संदेश सरकार नहीं दे रही इस कारनामे से कि जो अपराध करेगा सरकार के खिलाफ, जो सरकार पूरी तरह से सांप्रदायिकता पूरी देश में फैलाना चाहती है, नस्ल के आधार पे, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे जो विभेद फैलाना चाहती है, उसमें जो सहयोग करेगा उसका महिमा मंडन किया जाएगा। जो इसका विरोध करेगा उसको इस धरती पे, उत्तर प्रदेश की धरती पे रहने का अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब इस प्रदेश में आतंकवाद नहीं बल्कि सरकारी आतंकवाद पनप रहा है क्या, और वो भी प्रदेश के मुखिया के नेतृत्व में, देख रेख में। जी खुशबू जी। यशवी हाँ सिंह भाई साहब, थोड़ा साहब, कैमरा सीधा कर लीजिए, और आपका चेहरा पूरा नहीं आ रहा। जी खुशबू जी, आप अपनी बात कहें। जी जी। भाई साहब, यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस हिसाब से ये हमारे सिस्टम और समाज का जो दोगलापन दिख रहा है कि एक पत्रकार को जो है जिस हिसाब से थाने में उसको प्रताड़ित किया गया, क्या हम अपने हक के और न्याय की उम्मीद की बात भी नहीं कर सकते? मतलब इससे ये जाहिर होता है कि जब पत्रकार का ये हाल हो रहा है हमारे देश में, तो आम जनता का क्या हाल है। ऐसे बहुत से मैटर हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से मुद्दे हैं
जो थाने जाने से पहले ही रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, या उनको दम जो है कुछ ऐसा किया जाता है कि व्यक्ति ही दम तोड़ देता है। तो जिस हिसाब से ये समाज में जो कार्य प्रणाली चल रही है, कुछ लोगों के द्वारा व्याप्त, कि या तो मुद्दा दबा देना या व्यक्ति को ही दबा देना। जी खुशबू जी, जी खुशबू जी। खुले आम गोली मारने के लिए, उसके लिए जो है हमारी मानसिक स्थिति बड़ी मजबूत होनी चाहिए। मानसिक स्थिति मजबूत होने से तात्पर्य ये है कि जाहिर सी बात है, कोई हमारा संरक्षण है, कोई हमारा सपोर्टिव है। जो सपोर्टिव है उससे हमारे जो पावर है वो बढ़ती है आम आदमी की। आपने सुना होगा कि कहीं भी कोई कार्य होता है या कभी कभी जो है खुशबू कोई जी, खुशबू जी, छात्र खुशबू 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 जी, खुशबू जी, आप ये कह रहे हैं कि वो गोली मारने के लिए उसका मेंटल स्टेटस बड़ा मजबूत होना चाहिए। तो क्या आपको गोली मारने की नौबत आ जाए तो आप गोली मार सकती हैं क्या? देखिए, यदि मेरे मान सम्मान पे कभी कोई ऐसी स्थिति आई और यदि मेरे पास उपलब्ध हुई, हालांकि अभी तो मैं खुशबू जी, वो मजबूरियां हैं आपकी अपने अस्तित्व को संभाले रखने के लिए। वो संविधान भी, बकायदा कानून भी, आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान सब इस बात की इजाजत देते हैं कि अगर आपके अस्तित्व पे कोई खतरा उठता है, आपकी जान खतरे में है, तो आप अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो स्थितियां अलग हैं। लेकिन आपने ये कहा गोली मारने, आपके कहने का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि जो लोग अपराध कर रहे हैं वो अपराध करने वाले लोग सरकार का संरक्षण पा करके ही अपराध कर रहे हैं क्या? आपका ये मकसद तो नहीं था कहना? बिल्कुल बिल्कुल, इसका सीधा सा तात्पर्य यही है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है राजनीति में, हमेशा ऐसे शब्द बोलने जाते हैं। हमारे बहुत से नेता मंत्री भी ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं और बोलने के बाद जो है तुरंत वो अपना बयान वापस लेते हैं, या फिर वो जो है मीडिया के सामने बोलते हैं कि मेरे शब्दों को जो है तोड़ मरोड़ करके या मेरे बयान को काट छाट करके जी पेश जी किया गया। जी, खुशबू तो खुशबू जी फिर हम आपके पास आएंगे। खुशबू जी फिर आपके पास आएंगे। डॉक्टर एसपी सिंह जी हमसे जुड़ गए हैं। एसपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्द भारत न्यूज चैनल पे। सबसे पहला प्रश्न आपसे ले रहे हैं। घटना धन्यवाद। यह है कि उत्तर प्रदेश में, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। धन्यवाद। हाँ, घटना तो ये है कि हम लोग जो है विक्रांत जोशी जो पत्रकार की मौत हुई थी उस पे चर्चा करने के लिए बैठे थे, लेकिन आज उससे भी ज्वलंत मुद्दा है जिसको शरीक करना बहुत ही जरूरी है इस खास तौर से इस डिबेट में। वो ज्वलंत मुद्दा ये है कि मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक दरख्वास्त दिया। दरख्वास्त में उन्होंने गुजारिश की कि हमें बकरीद मनाने दिया जाए और मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ने दिए जाए। तो संविधान को अगर देखा जाए तो संविधान बाकायदा ये कहता है कि किसी को धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, लिंग के आधार पे, जात के आधार पे, उसके पैदा होने के आधार पे विभेद नहीं किया जा सकता। लेकिन आलम यह है कि पूरे देश के मंदिर खुले हैं, मस्जिद बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं, गिरजाघर बंद हैं, बौद्ध विहार बंद हैं और सारे धार्मिक प्रतिष्ठान बंद हैं। आज जब ये प्रत्यावेदन दिया गया तो सरकार ने तो उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन सरकार के एक ऐसे वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, एक ऐसे गुंडे हैं जो 2013 में कुख्यात हो गए थे मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगा कराने के लिए, मेरठ में दंगा कराने के लिए। उनका स्टेटमेंट आया है कि ठीक है, बकरीद मनाने के लिए हम जो है आपको जेलों में व्यवस्था करा देते हैं। इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए डॉक्टर एसपी सिंह जी? इसका पहले तो मैं आपको
दर्द भारत चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। अब इसका तो सीधा मतलब यही है कि आप अगर मनाएंगे तो जेल में डाल देंगे, आपको पकड़ पकड़ के जेल में डाल देंगे। इसका सीधा तो मतलब यही है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें, आपने अभी कल परसों भी देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया है कि जो बनते लोगों ने जो याचिका डाली थी कि वहां पर साकेत में जो साक्ष्य मिल रहे हैं उनको वो संरक्षित किया जाए। डॉक्टर एसपी सिंह जी, ये मुद्दा थोड़ा भटक रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश को अभी ले रहे हैं। वो मैं ये समझ रहा हूँ वो रिलेवेंसी रखता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो है, अभी हम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट पे अंगुली उठाने का अधिकार हमें है ही नहीं है अभी। जी, आप जाएंगे कहाँ? सरकार नहीं दे रही परमिशन, तो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट उनका है, कोर्ट परमिशन देगा नहीं। कोर्ट ने जगन्नाथ मंदिर में वो यात्रा निकालने के लिए परमिशन दे दी थी, सभी मंदिर खुले हैं। तो आप जो है धर्म के वो आधार पर तो वो डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते हैं, जबकि उसको भाई उनका त्योहार है, बकरीद है, तो उनको मनाने का और नमाज पढ़ने का तो परमिशन होना चाहिए ना। ये तो एक सरासर वो है, डिस्क्रिमिनेशन है, एक अन्याय अत्याचार करेंगे इसको तो हम। जी मोहानी साहब, हम अब आपके पास आ रहे हैं। मोहानी साहब, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मोहानी साहब, अपना ऑडियो खोलिएगा, आवाज आ रही है तो। मोहानी साहब, ऑडियो अगर मेरी आवाज आ रही तो ऑडियो खोल लीजिएगा। जी हाँ। मोहानी साहब, हम आपसे समझना चाहते हैं कि जैसा कि प्रत्यावेदन दरखास्त दिया मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने, समुदाय के लोगों ने, धर्म के लोगों ने, कि भाई हमें मस्जिद में जो है नमाज अदा करने दिया जाए, बड़े पैमाने पे नमाज अदा करने दिया जाए, और जो आपने सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला ये बकायदा उन्होंने कर रखा। आवाज आ रही कि नहीं आपको? मोहानी साहब, आवाज आ रही है? खुशबू जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है आपकी। जी, आवाज आ रही है। मोहानी साहब, आपको आवाज आ रही है? मोहानी साहब, अच्छा, ठीक है। मोहानी साहब को शायद आवाज हमारी नहीं जा रही है। डॉक्टर एसपी सिंह जी, आप हाँ, मोहानी साहब, हम आपसे पूछ रहे थे, ये जब दरख्वास्त दे दिया कि सरकार का निर्णय लेना था कि परमिशन देना है कि नहीं देना है, ये सरकार को निर्णय लेना था, और संवैधानिक तौर पे सरकार को तो अलाउ कर देना चाहिए था, नहीं किया। ये अपने उनके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने या कोई अपना ब्रेड इम्प्रोबिलिटी की, जो हमने इम्प्रोबिलिटी की बात की हमने, वो भी हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति, संगीत सोम, जिसने सांप्रदायिक दंगा फैलाया है, देशद्रोह का काम किया है, उसको एनएसए में जाना चाहिए। उसने ये कहा कि बहुत बकरीद मनाने का शौक चर्राया है तो मैं जेल में बकरीद मनवा देता हूं। इस बयान के क्या मायने हैं? क्या वो सरकार का दिया गया बयान है, मुखौटा दूसरा है, या फिर उसका अकेला दिया गया बयान है? अगर अकेला दिया गया बयान है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जी मोहानी साहब। जी मोहानी साहब, हमें लगता है कि मोहानी साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर एसपी सिंह जी, हम आप हमारी ऑडियो आ रही है? जी बताएं, आप बताएं मोहानी साहब। देखिए, जहां तक बौद्ध विहार, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च का सवाल है, इनको बंद करने के पीछे हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, ये उसका पहला चरण है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का पहला चरण ये है कि सभी जो भारत में बाकी धर्म और संप्रदाय के लोग हैं, जो सनातन परंपरा या हिंदू परंपरा से नहीं आते हैं, उनकी इबादतगाहों को पूरी तरह लॉक कर दिया जाए और उनसे कह दिया
अपने घरों में अपनी इबादत करें, अपने धर्म, अपने उत्सव वहीं पर रखें। ये पहला चरण है और इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, भले ये कोरोना की आड़ में हो रहा है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कोरोना मरकज से फैला या कोरोना जी न्यूज के ऑफिस से फैला या कोरोना बीजेपी ऑफिस से। इस देश में सबको खबर थी। पहला मामला 29 जनवरी को आ चुका था, उसके बाद भी इंटरनेशनल फ्लाइट, आज हमारे देश के तमाम लोग उससे प्रभावित हैं। हमारे देश का रोजगार चला गया, मजदूरों के पैरों के छाले अभी, ऐसे में उनके छाले नासू बनने और भूख त्रासदी का रूप लेने जा रही है। ये भारत है जिसको कोई देखना नहीं चाहता। संगीत सोम जैसे प्यादे मोहानी साहब, फिर हम आपसे कनेक्ट करेंगे। अभी आपकी आवाज आ नहीं पा रही है प्रॉपरली, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मोहानी साहब, आपकी आवाज प्रॉपरली नहीं आ पा रही है। खुशबू जी, हम आपके पास आ रहे हैं। खुशबू जी, आपको आवाज आ रही है? खुशबू जी, हम आपके पास, ठीक से बैठिए, आप जो है लेटिए नहीं, वो ठीक से बैठिए। हाँ, खुशबू जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, जिस हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, उस हिंदू राष्ट्र में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड भी हिंदू है कि नहीं है? जी खुशबू जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो एक बात है, यहाँ पर हम सबसे पहले एक बात और कहना चाहेंगे। जो हमारा संविधान है, और संविधान के तहत तो यहाँ पर ये कहने की बात होगी कि हम लोग हिंदू नहीं बल्कि भारत के मूल्यवासी हैं। हिंदू जो है उनकी एक सोची समझी, आप क्या कह सकते हैं, एक जो उन्होंने एक चित्र उकेरा है जिसको हिंदू नाम दिया है, और उसको जो है उस चित्रों में अलग अलग रंग भर दिए, उसको अलग अलग रंगों से भर करके ना आपको जो है विभाजन कर दिया, जाति धर्मों में बांट करके विभाजन कर दिया, और उसको बनाने की आपको जो है एक ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई हर तरीके से। अभी भी ऐसा चल रहा है। हमारे पाठ्यक्रमों में भी जो है बच्चों को शुरुआत से भी जो है ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसका उसका जो रियल वास्तविक और हमारी हकीकत की जिंदगी से कोई वास्ता नहीं होता है, या कहीं से भी शिक्षाप्रद या प्रेरणाप्रद नहीं होती है। बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं और बहुत से हैं, सभी लोग समझ रहे हैं, ये सब चीजें जानते हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो हिंदू शब्द है, कहने की बात होगी हिंदू शब्द की, ये हिंदू शब्द कहीं इसका उल्लेख नहीं हुआ। जी खुशबू जी, फिर हम आपके पास आएंगे। खुशबू जी, फिर हम आपके पास आएंगे। लगता है आपकी भी ब्रेक, आवाज ब्रेक हो रही है। खुशबू जी, फिर आते हैं। आपकी आवाज ब्रेक हो रही, क्लियर आवाज नहीं आ पा रही है, तो कोई फायदा नहीं हो पाएगा आपके बात लेने का। यशपी सिंह साहब आपके पास आ रहे हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं। ये हिंदू वगैरह का प्रकरण तो कर बाद में हम शुरू करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि अपराध का ये आलम है, पूरे प्रदेश में ये आलम है। अब तो बकायदा अलीगढ़ से शुरू हुआ, एटा से शुरू हुआ, और एटा से शुरू हो करके तकरीबन 5-5 लोगों की, पहले तो 5-5 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। चाहे वो एटा में 5 ब्राह्मणों, एक परिवार के 5 ब्राह्मणों की हत्या हो, चाहे फिर झांसी में एक परिवार के 5 ब्राह्मणों की हत्या हो, या फिर जौनपुर में हो। और अब तो परसों की अभी एक घटना आई है, जौनपुर का एक खपड़ाहा गांव है, वहां बकायदा पुलिस वाले खड़े हैं और इसके बाद भी ठाकुर जो चमारों की बस्ती थी, वहां दौड़ा दौड़ा करके लोगों को मार रहे हैं। पुलिस खड़ी हुई है, कोई ध्यान नहीं दे रही। तो क्या हम ये समझना चाहते हैं ये अपराधियों का मन बढ़ गया है, या सरकार पुलिस के संरक्षण में अपराध पैदा कर रही है? क्योंकि अगर वहां पुलिस खड़ी थी, पुलिस के लोग वहां खड़े थे, तो क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अगर चमार ठाकुरों पे
प्रतिकार करने लगे, तब पुलिस एक्शन मोड में आएगी क्या? तो केवल हम ये समझना चाहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में सरकार के इशारे पे अपराध बढ़ाए जा रहे हैं या अपराध स्वतः बढ़ रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रही। जी, एसपी सिंह साहब। जो ये तो जो आप कह रहे हैं और जो घटनाएं आ रही है, इससे तो यही साबित हो रहा है कि सरकार पता नहीं क्यों हमको लगता है कि हर जगह से नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। कौन और अगर आ रही है मेरी नहीं, आवाज आपकी बहुत ही ब्रेक होकर के आ रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सिंह साहब कि आपकी भी आवाज बड़ी ब्रेक होकर के आ रही है, जैसे लंबी लंबी वो धुरियां बन जा रही है। तो एक बार फिर मैं कोशिश करता हूं आपकी आवाज लेने की। जी एसपी सिंह साहब। आवाज जी जी आवाज है, जी आवाज आ रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो भाई देखिए, जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव उसमें पुलिस फोर्स में होंगे नहीं, वो रखेंगे नहीं, तो वो तो ऐसा ही होना है। वो तो जातिवादी लोगों को उसमें रखेंगे तो मारपीट करेंगे और अपने सामने करवाएंगे, वहां नहीं करेंगे, थाने में करेंगे। तो ये तो जानबूझ के षड्यंत्र के तहत इन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। डराया धमकाया नहीं, ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किसी तरह से गुलाम बन जाए। ये तो हमारे पिटने वाले लोगों की वो है कि वो क्यों पिट रहे हैं, वो पिट रहे हैं, उनको उनको रिएक्शन देना चाहिए, जब भी कुछ हो सकता है। वैसे अगर ये सरकार के ऊपर पूरी तरह डिपेंड हो जाए, सरकार तो फेल है। सरकार तो ये इन्होंने चुन लिया है या नहीं चुनी है, मशीन से चुनी है, ईवीएम से चुनी है, तो ये तो अब गुलाम बनाने के चक्कर में लगी हुई है कि सभी को डरा धमका करके अपनी उनसे बस उनके उसमें आ जाए, गुलाम उनकी बात माने, उनके दास बन जाए। अब ये उनका है, जिन लोगों को ये मार रहे हैं उनको भी रिएक्शन देना चाहिए, मेरा तो मानना ये है, वरना तो जी ये जी तो रहेंगे। जी 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 आपका खुशबू जी, आपका अंतिम रिएक्शन हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में मारपीट हो रही और पुलिस के देख रेख में उपस्थिति में मारपीट हो रही है, तो आप क्या समझती हैं कि ये सरकार करवा रही है या पुलिस जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हो गई है और घटना के स्तर पे इसलिए उपस्थित रहती है कि कहीं उनके जाति के लोगों को चोट न आ जाए, वो चोटिल न हो जाए, इसलिए इंतजार करती रहती है और चुपचाप देखती रहती है क्या? खुशबू जी। सच्चाई, हेलो, देखिए भाई साहब, इस समय सच्चाई यही है जो हमारे समाज में हो रहा है। जिस तरीके से जो है अपराध बढ़ रहे हैं, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, माँ बहनों के जो है साथ गलत कार्य किया जा रहा है और जो है दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई डर और कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं। आम व्यक्तियों की बात छोड़ दीजिए, अच्छे अच्छे लोग जो है उनको घरों से निकाल करके प्रताड़ित किया जाता है, तरह तरह से षड्यंत्र बना करके उनके खिलाफ जो है उनको एन केन प्रकरण जैसे भी हो, किसी न किसी तरीके से बस जो है उनको परेशान करना है। और कुल मिलाकर के गुलामी वाली जो प्रक्रिया है, दो दास्ता की जो प्रक्रिया है, ये फिर से दोहराने की कोशिश की जा रही है। इसमें सभी का बराबर मिला जुला सहयोग है, शासन सत्ता भी भागीदार है। हमारे इस समय जो वर्तमान समय में जो सभी गद्दी पर आसीन है, चाहे वो हमारी सिस्टम प्रणाली हो, न्याय व्यवस्था हो, हमारे शासन सत्ता की जो सरकार है, क्योंकि अगर इस बात को वो नकार सकती है या नकारना चाहती है या वो बदलना चाहती है, तो वो इस चीज पे कार्रवाई करे, लोगों के दिलों से, दिमाग से ये भय हटाए जी जी जी। वो जो कर रही है वो सही है। लेकिन खुशबू जी, जी यहाँ पर जी अन्य जितनी समाज में जितनी भी देखिए सरकारें रहती खुशबू हैं, जी आती फिर हम जाती आपके पास रहती हैं। खुशबू जी फिर हम आपके पास आएंगे। हमने आपसे पंच लाइन के लिए कहा था और ये चूंकि भाषण का मंच नहीं है और आपके विचार ले रहे थे, तो ये सच है कि सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अगर कानून व्यवस्था कहीं ध्वस्त होती है, अपराधी बेलगाम हो जाते हैं,
तो निश्चित तौर पे या तो सरकार का उनको समर्थन प्राप्त है या फिर सरकार उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और दोनों स्थितियां फिर सरकार में बने रहने का औचित्य खो देती है। अगर उनको समर्थन दे करके सरकार ही अपराधी बना रही है, सरकार ही उनको गुंडा बना रही है, दूसरों को शोषण करने के लिए प्रेरित कर रही है, तो ये बहुत बड़ी साजिश है और ये लोकतंत्र का खुला उल्लंघन है। संविधान की शपथ लेकर के संविधान के खिलाफ काम करने की प्रक्रिया को भी देशद्रोह कहा जा सकता है। संविधान के खिलाफ अगर संविधान की शपथ लेकर के आपने काम किया है, प्रदेश के लोगों को सुरक्षित रखना, प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जब ये प्रत्यावेदन दिया था कि उनको बकरीद मना लेने देना चाहिए, और वो बकायदा जो नॉर्म्स निर्धारित किया है सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का, वो बकायदा फॉलो करेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी फॉलो कर लेंगे। अब पता नहीं सरकार सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग में डिफरेंसेस कर पाती है या नहीं कर पाती है, और बाकी जो बहुत बड़ा एक समाज है, बहुत सदियों से सोशल डिस्टेंसिंग झेलता रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का अगर हिंदी अनुवाद बेहतर कर दिया जाए तो अस्पृश्य होता है, अछूत होता है और दूर रखा जाता है। इसलिए ये लगता है कि अगर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध चरम पे जा रहे हैं, तो सरकार पूरी तरह से निकम्मी साबित हो रही है, और निकम्मी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद अगर सरकार ये दावे प्रस्तुत करे कि हमने पूरे प्रदेश में कानून और व्यवस्था को मजबूत किया है, कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया है, कानून व्यवस्था की लगाम खींच करके रखी है, अपराधियों को हमने जेल में डाला है, तो इसका मतलब ये है फिर समीक्षा करने की जरूरत है। क्या जो स्वाभिमानी लोग थे, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो किसी का विरोध कर रहे थे, सामंतवाद का विरोध कर रहे थे, जात्याभिमान का विरोध कर रहे थे, जातीय अभिमान का विरोध कर रहे थे, जाति उत्पीड़न का विरोध कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल में डाल दिया गया है? अगर इस तरह का बयान जब सरकार का आ रहा तो ये समीक्षा करने की जरूरत है, और एक समीक्षात्मक इसकी जांच होनी चाहिए, बकायदा इसकी जांच कराई जानी चाहिए, तभी ये बात उभर करके आएगी। जैसा कि हमने जौनपुर के खपड़ाहा जिले की घटना बताई कि वहां बकायदा ठाकुर जाति के लोग बंदूकें लेकर के, लाठी लेकर के, और जो वहां लेथल वेपन्स होता है जिसको बल्लम और गड़ासा कहते हैं, उसको लेकर के शेड्यूल कास्ट के ऊपर चढ़ाई कर दिए, और शेड्यूल कास्ट के लोग बकायदा वीडियो बना करके उसको दिखा रहे थे, पुलिस खड़ी हुई, और वो ये कह भी रहे कि हमने पुलिस को 100 डायल करके बुलाया है। जब पुलिस के रहने पर ये अत्याचार हो रहा है, ये उत्पीड़न हो रहा है, तो दो ही बात हो सकती है कि या तो वो जात्याभिमानी लोगों ने ये तय कर लिया है, ये मान ले लिया है, या सरकार ने इशारा कर दिया है कि तुम जितना भी अन्याय करना चाहते हो अन्याय करते रहो, और हम तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है। आप सभी को इस तरह के सामंतवादी अत्याचार का, अनाचार का, दुराचार का प्रतिरोध करने के लिए तैयार होना चाहिए, और ये अपराध नहीं होगा, ये संविधान में दिए गए आपके अधिकार है। अगर आप चुपचाप अन्याय और अत्याचार सहते रहेंगे, जिस तरह से पुलिस की उपस्थिति में सवर्ण जाति के लोगों ने चमारों पेट यानी ठाकुर जाति के लोगों ने चमारों पे अन्याय और अत्याचार किया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही, तो और आप ये चिल्लाते रहे कि हम लोग मजबूर हैं, लाचार हैं, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब पुलिस भी आपकी मदद नहीं करेगी तो और मदद करने कौन आएगा? फिर आपको अपने पे भरोसा करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत,
और आप भारतवासी हैं तो आपको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अगर इस तरह के अन्याय और अत्याचार चरम पे चलते हैं, चरम पे बढ़ते रहते हैं और पुलिस उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती है, तो आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। ऐसे अनाचारी, दुराचारी, पापी को और अपराधियों का मुकाबला करने के लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। और जब आप नहीं तैयार होंगे तो निश्चित तौर पे कई सालों तक, कई सदियों तक, कई पीढ़ियों तक आप गुलाम बने रहेंगे। और एक बार आपने इस अनाचार, दुराचार का और इस पाप का, इस अपराध जो आपके ऊपर किया जा रहा है, निर्दोष, आप जैसे निर्दोष लोगों को पीटा जा रहा है, उसका अगर आपने प्रतिकार किया, तो जब आप प्रतिकार करने लगेंगे तो उस जालिम को भी अगर ये पता लग जाए, कुछ प्रतिकार में वो भी घायल हो सकता है, उसके भी पैर टूट सकते हैं, उसके भी हाथ टूट सकते हैं, उसकी भी जान जा सकती है। ऐसी स्थिति में वो आपको 2-4 लोगों को घायल कर सकता है, लेकिन जैसे ही प्रतिकार करेंगे तो फिर वो बैक फुट पे आएगा। एक बड़ा खूबसूरत सा धारावाहिक 80 के दशक में आया था, जिसको नीम का पेड़ के नाम से जानते हैं हम लोग। उसमें एक बुधई होता है, पात्र होता है, नीम की ही सारी कहानी होती है। और उसका बेटा जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, तो कहता है कि अब बुधई मरिहे नाही, अब उनकर स्वर्गवास हुई हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने जालिमों का मुकाबला किया, जालिमों के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ उठ करके खड़े हो गए, तो और उसमें अगर आपकी मौत होती है तो आप शहीद कहलाएंगे। और जो एक बार शहीद हो जाता है, उसकी आने वाली पीढ़ियां उस पे फक्र करती रहती हैं, उस पे नाज करती रहती हैं। और वो नाज करने का मौका आपको अपनी पीढ़ियों को देना चाहिए। अगर आप चुपचाप बैठ गए, शांति से बैठ गए, दब करके बैठ गए और कहते रहे कि हम लाचार हैं और पुलिस भी आपकी कुछ नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में हम आपसे कहते हैं कि आपको अपराध के मार्ग पे नहीं चलना है, लेकिन आपके ऊपर हो रहे अपराध का प्रतिकार करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। उस नैतिक जिम्मेदारी को निश्चित तौर पे आपको निभाना चाहिए। और इसी के साथ और इसी अपेक्षा के साथ कि सोच बदलो, देश बदलो, गिड़गिड़ाना बंद करो, आत्मनिर्भर बनो। पुलिस मदद नहीं कर रही है तो अपना बचाव खुद करो, और वो बचाव जिस भी तरह से हो सकता है उस बचाव को करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत का प्रधानमंत्री का आश्वासन है, प्रधानमंत्री का दावा है, प्रधानमंत्री का एक प्रोग्राम है, पायलट प्रोग्राम है। उसके आधार पे आगे बढ़िए, किसी भी जालिम को पनपने न दीजिए, किसी भी अपराध को पनपने न दीजिए, उसका जम करके मुकाबला करिए। तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे, आपका भविष्य सुरक्षित रह पाएगा, आपके बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी को नमस्कार, तब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम।